हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज हमारी बची हुई थी, मतलब हम बेसिक पढ़ चुके थे इस एक्सरसाइज के लिए। क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अभी आज हम देखेंगे एक्सरसाइज, और उससे भी पहले हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था गलती से। वो था तुम्हारा सेट्स फॉर्म, मतलब सेट को कितनी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, दो टाइप की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेट को हम दो टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होगा टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को ही दूसरा क्या बोलते हैं, हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। मतलब टेबुलर फॉर्म बोल दो या रोस्टर फॉर्म बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो आइए समझते हैं इनको पहले हम कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बोला गया है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या लिखा हुआ है भाई, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये जो सेट लिखा हुआ है ये भी एक सेट की फॉर्म है, मतलब ये सेट लिखा गया है, लेकिन ये किस वाली फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्यों भाई, क्योंकि इसी का तो यूज करके, इस डेफिनेशन का ही यूज करके हम सेट बनाएंगे। इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट को बनाने वाली फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपका सेट लिखा हुआ है तो उस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक टेबल सी बनी दिख रही है आपको, इस टाइप से लिखा हुआ है, नंबरों की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको आप बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, या फिर दूसरा नाम क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आइए समझते हैं लिखा कैसे हमने। तो क्या लिखा हुआ है भाई, ओड नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे कैसे नंबर होने चाहिए, एक तो ओड होनी चाहिए, दूसरा नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो ओड नंबरों की बात कर रहा है। ओड का मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल में ना आए। ठीक है, तो 1 आपका ओड नंबर हुआ, ऐसे ही फिर 2 कैसा होगा, इवन होगा, फिर 3 ओड होगा, 4 इवन, 5 ओड। तो जो ओड नंबर है वो हमने लिख दिए हैं। साथ ही दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, लेस देन, स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो हमने सारे वो नंबर लिख दिए हैं जो 10 से छोटे हैं और कैसे हैं, ओड नंबर है। तो 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर है। तो सेट की दो फॉर्म होती है, एक तो होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जिससे सेट बनता है, डेफिनेशन की फॉर्म में जो लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी जो टेबल की फॉर्म में लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको करना क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स। आपको इसमें बताने कुछ डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको इन डेफिनेशन को पढ़ करके समझ करके आपको ये बताना है कि ये सेट है या फिर नहीं है। तो आपको सेट की डेफिनेशन याद होगी कि डेफिनेट चीजों का कलेक्शन ही क्या होता है, सेट होता है भाई। तो चलिए चेक कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नंबरों की जहां पर बात आएगी वो तो सेट होंगे, क्योंकि वो एक डेफिनेट चीज है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो ये सेट होगा आपका बिल्कुल। सेकंड पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ये बिल्कुल नहीं होगा भाई, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, मतलब आज जो अच्छा प्लेयर है, कोई जरूरी नहीं है कि कल को भी वो अच्छा हो, अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है ना, तो ये एक डेफिनेट चीज नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल हमारा सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट क्या है भाई, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज जो रिच पर्सन है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि कल को भी वो रिच रहे, या आज जो गरीब है वो जरूरी नहीं है कि कल भी गरीब ही रहे। तो एक डेफिनेट चीज नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, फोर्थ होगा आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। तो यहां पर तो नंबरों की बात आ गई, तो नंबरों की जहां बात आ जाती है वो तो सेट होंगे ही, क्योंकि नंबर हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं भाई। ठीक है, तो ये तो आपके सेट होंगे। तो इस टाइप से इसके और भी पार्ट है, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपको क्या करना है भाई, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस वाली फॉर्म में लिखे हुए हैं हमारे क्वेश्चन, लिखे हुए हैं ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, मतलब ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको वापस किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस वाली डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इनको लिखने के लिए थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये रीजनिंग की तरह है, आपको खुद का अपना थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम तरीका नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देख करके ये सोचना है कि भाई क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की टेबल नहीं चल रही है भाई, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और डॉट डॉट कर दिया है। तो डॉट डॉट कर दिया तो कैसा सेट है? अगर आपने कल बेसिक को अच्छे से समझा था तो आप बता सकते हैं ये कैसा सेट है। ये इनफाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट लगी हुई है तो फाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे आप, ठीक है भाई। तो हमें इससे ये पता लगेगा कि ये जो सेट है हमारा ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसके अंदर 2 की टेबल चल रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर हो जाएगा आपका x सच दैट, ये तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। और फिर x इक्वल्स टू, आप देखें यहां पर 2 की टेबल चल रही है तो क्या लिख देंगे भाई? 2n लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2n। n हमने अपनी तरफ से यूज किया है और यहां पर हम लिखेंगे कि n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसा क्यों किया? देखिए मैंने, अब आप सोच के देखिए भाई, मैंने बोला n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N और कैपिटल N क्या होता था? नेचुरल नंबरों का सेट। तो यहां से शुरुआत होगी नंबरों की 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो n की वैल्यू, n इज बिलोंग्स टू का मतलब है कि n की वैल्यू आपको कहां से लेनी है? नेचुरल नंबरों से लेनी है, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू जो है नेचुरल नंबरों में बिलोंग कर रही है, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू आपको कहां से लेनी है? नेचुरल नंबरों से लेनी है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, ठीक है। तो n की जगह हम पहले रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 मिल गया। फिर रखेंगे 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 2, तो 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, फिर रखेंगे 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे ही कंटिन्यू मिलता हुआ चला जाएगा। तो इस चीज को हमने एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है और ये आपका क्या बन गया? एक सेट बन गया। मतलब सेट तो ये पहले भी था, लेकिन ये पहले किस फॉर्म में था? टेबुलर फॉर्म में था, और अभी हमने इसको किस में लिख दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है भाई, एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लें। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा है ना। एक पार्ट और लिया है मैंने इसका, ये देखते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देखें तो ऊपर 1 1 1 1 नजर आ रहा है, मतलब न्यूमिनेटर के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, तो डेनोमिनेटर में चेंज है। भाई क्या चेंज है? थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं भाई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होना चाहिए था अगर 4 की टेबल चल रही होती। तो ये थोड़ी ना होता है बीच में नंबर मिस कर देंगे, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तक तो सही है। 4 3 जा 12 होना चाहिए था, तो 4 की टेबल तो नहीं चल रही है। तो फिर हमने देखा, थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें पता लगा भाई ये 2 की पावर्स में लिखे हुए हैं। कैसे? देखिए 2 की पावर 2 जो होगा क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही 2 की पावर 3 जो होगी क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 8। सेम 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई? 16। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे तो ये 2 की पावर्स में लिखे हुए हैं। देखिए आते जा रहा है ना, 16 आ गया। अगले नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 5 को सोल्व करोगे 32 आएगा, 2 रेज टू पावर 6 को सोल्व करोगे 64 आएगा। तो पावर की शुरुआत कहां से हुई है? 2 से। इस चीज को भी ध्यान देना है। जैसे इसमें n की वैल्यू हमने 1 से रखनी शुरू की थी, इसलिए नेचुरल नंबर बोल दिया था ना, ठीक है। 1 से और इनफाइनाइट तक रखनी थी, इसलिए पीछे कोई कंडीशन नहीं दी थी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेम वैसे करेंगे, x सच दैट, और x इक्वल्स टू लिख दिया हमने। ऊपर तो 1 1 था तो उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा था, 1 लिख दिया है। और नीचे क्या चल रही है? 2 की पावर। नीचे क्या चल रही है? 2 की पावर, तो हमने लिख दिया है 2 रेज टू पावर n, ठीक है। अब n की वैल्यू कहां से ली जा रही है भाई? सारी प्लस की पावर है। देखिए n का मतलब है पावर्स, है ना। यहां पर पावर सारी कैसी है? प्लस की है। तो प्लस यानी कि नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहां पर स्मॉल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर अब खाली इतना लिख करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नंबर की शुरुआत 1 से नहीं हुई है। अगर मैं यहां पर n की जगह 1 रखता हूं तो 1/2 आएगा, वो तो है ही नहीं। तो कहां से शुरुआत हुई? 2 से शुरुआत हुई है। तो आपको एक कंडीशन और भी लिखनी पड़ेगी यहां पर पीछे। वो क्या लिखनी पड़ेगी भाई? ये लिखनी पड़ेगी कि n स्मॉल n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n, स्मॉल n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? 2 से होगी, 2 से बड़ी होगी। अब लास्ट एंड पॉइंट तो पता है नहीं है कहां तक होगा, तो खाली इतना ही काफी है। मतलब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यानी कि 1 नहीं होगी। या फिर आप यहां पर लिख सकते हो कि n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले देखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा है, तो हमें पता लगा 2 की पावर में चल रहा है, इसलिए हमने लिखा है x इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर n। और पावर्स किस में है? नेचुरल नंबर में, इसलिए लिख दिया हमने n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। लेकिन 1 से अगर शुरुआत होती तो मैं यहीं तक छोड़ देता, लेकिन 1 तो आया नहीं। तो या तो आप लिखें कि स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और बराबर होगी, ग्रेटर और इक्वल होगी। या फिर आप यहां पर इसको ना लिख करके ये बात भी लिख सकते हैं कि n इज नॉट इक्वल्स टू 1।
n जो है 1 के इक्वल नहीं होगा, n की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने किस में देख लिया है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होगा भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि भाई हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था और किस में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं भाई, क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, विच आर कॉमन, कॉमन होने चाहिए, कॉमन फैक्टर होने चाहिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, किसके कॉमन फैक्टर होने चाहिए, 30 और 45 के। तो देखिए कॉमन फैक्टर की बात पे जहां पर आ जाती है, फैक्टर मतलब क्या होगा भाई, फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर के फैक्टर मतलब उसको कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो जिसको कंप्लीट डिवाइड करता है, जैसे 30 के कॉमन फैक्टर का मतलब 30 के फैक्टर का मतलब ये है कि वो नंबर जो 30 को कंप्लीट डिवाइड करे, वो नंबर जो 30 को कंप्लीट डिवाइड करे, यानी कि रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। ठीक है, तो वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो हम 30 का फैक्टर लिख लेते हैं। 30 के क्या क्या फैक्टर होंगे भाई, 30 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा कंप्लीट, 3 से भी हो जाएगा कंप्लीट, 4 से नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद 5 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा भाई, 12 से, 13 से, 14, 15 से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद ये सीधा होगा 30 से। तो आप ऐसे इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख दिए, उसके बाद आप 45 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 45 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा भाई, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा डिवाइड, ये 10 से नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15 से होगा जाकर के, है ना। तो 15 से हो जाएगा और उसके बाद होगा सीधा 45 से। अब यहां से कॉमन फैक्टर देख लें आप, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों के हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। अब इनमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर कितने हैं हमारे। ठीक है भाई, तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, देख सकते हो आप, 1 1 दोनों में है, उसके बाद 3 भी है दोनों के अंदर, 5 भी दोनों में है, 9 नहीं है, 9 इसके अंदर नहीं है, तो 9 नहीं आएगा, कॉमन वाले लिखने हैं ना। तो यहाँ पर 15 है उसके बाद, और आपका 30 इसमें है तो इसमें नहीं है, और 45 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो इस सेट को हमने किस में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो जैसा डेफिनेशन में बोला गया है सेम वैसा ही करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 2x इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, 4। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहां से 2x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई है। ठीक है, इसको आप उठा करके इसमें रिप्लेस करें, तो x की जगह रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इक्वल्स टू क्या है 9। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x की जो हमने वैल्यू निकाली यहां से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर देता तो 2 सेट के अंदर आ जाता। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू आई 2 और 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया नहीं, तो 2 तो सेट के अंदर बिलोंग करेगा नहीं। ठीक है, और x की एक ही वैल्यू आई थी और कोई वैल्यू नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है भाई। तो एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से लिखते थे, या तो खाली करली ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, या फिर क्या लगा देंगे, फाई लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी भाई। यहाँ पर ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो केवल एक ही वैल्यू थी और उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2 तो इसके सेट के अंदर बिलोंग करेगा नहीं, और एक ही वैल्यू आई थी वही बिलोंग नहीं कर रही है। इसका मतलब सेट कैसे है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। ठीक है, तो उसको आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। 7th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 7th पार्ट है आपका, यहां पर आपको बोला गया है कि x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर आपको पता होगा 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर ये पीछे जो कंडीशन दी हुई है ना, इससे हमें वैल्यू मिलती है। हमें यहाँ पर गिवन है -1/2 इज x इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप इसको देख लें कि डेसिमल में कितना है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 1 को 2 से, तो आपके पास आएगा 0.5।
1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। ऐसे 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4.5 आएगा। अब इनके बीच में आपको इंटीजर देखने हैं, तो 0.-0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, 5 देखिए इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, लेस देन का साइन है ना, तो x की वैल्यू -0.5 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, तो 0 इससे ग्रेटर है, फिर 1 2 3 4 तक, 5 क्या हो जाएगा, इससे भी ग्रेटर हो जाएगा, जबकि x की वैल्यू इससे क्या है, लेस है, तो यहां तक की वैल्यू आएगी और इसी को हम एक करली ब्रैकेट से लिख देंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट देखे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट होगा। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट है ए सेट इक्वल्स टू, आपको ए सेट दिया हुआ है, तो इसके ये आपका नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1, और क्या है वो, 0। जैसा कि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर, तब भी मैंने आपको बताया था, अगर करली ब्रैकेट के अंदर हम 0 भी लिख देते हैं तो भी वो एक एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, और नंबर एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको हम सिंगलटन सेट तो बोल सकते हैं, लेकिन नल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि नल सेट उसको बोलेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 0। ठीक है भाई, ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में एक डेफिनेशन सी दी हुई है, इक्वेशन सी दी हुई है, तो जब भी इक्वेशन दे रखी हो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस का साइन आएगा और रूट लग जाएगा भाई। तो यहां से x की वैल्यू एक तो क्या आ गई, प्लस का 1, और दूसरी क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सेट बनाए तो क्या बनेगा, हमारे पास एक तो प्लस का 1 आ गई वैल्यू और एक क्या आई, माइनस का 1, तो ये सेट बन गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहां पर, 2। तो ये भी आपका नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 2। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही इसमें चेक करते हैं, इसमें तो y की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो खाली इक्वेशन में पुट करके देखनी है। इसमें x की वैल्यू नहीं दे रखी थी, अगर गिवन होती तो पुट करके देखते कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर तो y की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, तो इसमें y की जगह 2 रखते हैं और इसका करते हैं क्यूब, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27। 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 27। क्या ये इक्वल है, नहीं है बिल्कुल। तो आपने देखा कि y इक्वल्स टू 2, मतलब y की जो 2 वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो a की वैल्यू दे रखी थी और वही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये तो बिलोंग करेगी नहीं, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती तभी तो बिलोंग करती, तो सिंगल ही वैल्यू थी और यही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये बिलोंग नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। कैसा सेट है, नल सेट है या फिर फाई सेट है। ठीक है, फाई भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 से भी लिख सकते हैं, 5 से भी, और खाली करली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको याद होगा, बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनके एलिमेंटों को हम काउंट कर सके। ठीक है, वो तो क्या होगा फाइनाइट, और जिसके एलिमेंटों को हम काउंट ना कर सके उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो आप फर्स्ट पार्ट देखें, इसके अंदर एलिमेंटों को आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, एंड पॉइंट पे कितना है, 1000, तो आपको 1 से लेकर के 1000 तक के काउंट करने हैं। तो काउंट क्या करने हैं, सीधा पता लग रहा है 1000 ही होंगे, क्योंकि 1 से शुरुआत हो रही है, 1000 पर एंड हो रहा है, तो कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 1000 एलिमेंट होंगे। तो ये सेट कैसा हुआ आपका, फाइनाइट सेट हुआ भाई। कैसा सेट हुआ, फाइनाइट का। केवल इतना ही बताना था कि सेट कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। यहां पर क्या हमारे पास बोल रहा है, x इज बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 2, तो x की डबल वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 2 और दूसरा माइनस का 2। तो अगर हम सेट बनाएं तो क्या बनेगा, 2 और x की वैल्यू दूसरी क्या आई, -2। तो ये सेट बन गया भाई, किस फॉर्म में बन गया, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर में दे रखा था, हमने टेबुलर में बना लिया। अब इसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं। तो टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता नहीं लगेगा कि सेट आपका नल सेट है, सिंगलटन सेट है, या फाइनाइट सेट है, या इनफाइनाइट। तो उसको आप पहले किस में चेंज कर लेंगे, टेबुलर में चेंज कर लेंगे भाई। अब इसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है, 1 2 2 एलिमेंट है, तो कैसा सेट है,
फाइनाइट सेट है। ठीक है भाई, कैसा सेट है? फाइनाइट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने ये एक सेट दे दिया भाई, तो ये सेट आपका इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो हमें क्या पता है ये जो नंबर चल रहे हैं कहां तक चल रहे हैं, तो इनके एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। मतलब जो नीचे आपको सेट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो उससे पहले आप याद कर ले कि इक्वल सेट क्या होता था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो सेट इक्वल सेट तब होंगे जब उनके एलिमेंट जो है वो क्या हो? सेम हो। ठीक है, दोनों ही सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम हो, मतलब एक दूसरे के अंदर बिलोंग करे। तो आप यहां पर देखेंगे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 4, 8, 12, 16, जबकि बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 8, 4, 16, 8। तो आपको दिख रहा है इसमें 4 है, इसमें भी है 4, 8 यहां पर है, 8 यहां पर भी है, बेशक 2 टाइम जो कोई दिक्कत नहीं है। 16 यहां पर भी है, 16 यहां पर भी है, लेकिन इस सेट में 12 है और इसमें 12 नहीं है। तो आप लिखेंगे 12 इज डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, इसका मतलब ये इसके अंदर है, लेकिन आपको पता है इसमें 12 नहीं है, तो इसको क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाने का मतलब है ये नंबर इसमें नहीं है। मतलब पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे इसको? 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आपको पता है 12 बी के अंदर नहीं है, तो ए जो सेट है वो बी के इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 12 बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे ही एक और पार्ट लिया है हमने। यहां पर आप देख सकते हैं ए सेट आपको दिया हुआ है, ये ए सेट आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। बी सेट क्या गिवन है? एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है? तो पहले इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा? टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, इवन होने चाहिए, और साथ ही लेस देन इक्वल्स टू होने चाहिए 10 से। तो पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होते हैं? प्लस के 1 से, लेकिन साथ ही इसने बोला है इवन, तो इवन मतलब 2 की टेबल के होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 भी आएगा, क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है। ये क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू रीड करेंगे इसको हम। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है मतलब 10 भी इंक्लूड है, तो 10। अब आप मैच कराएं तो आप देखेंगे भाई 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 यहां पर है तो यहां पर भी है, 6 इसमें है तो इसमें भी है, 8 भी बिलोंग कर रहा है और 10 भी बिलोंग कर रहा है। मतलब सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ए सेट इक्वल्स टू है किसके? बी सेट के। ठीक है, एक पार्ट और देखते हैं। ए सेट आपको गिवन है एक्स दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इज बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या था? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही टेबुलर फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये सेट बिल्डर में है, इसको हमें टेबुलर में लिखना पड़ेगा। तो कंडीशन यहां पर लगी हुई है। ठीक है, मोड एक्स की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगी? 0। अब एक्स की जगह अगर मैं देखिए 0 रखता हूं, सोल्व करके दिखाता हूं, यहां पर मैं 0 रखता हूं, तो देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 का मोड क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। माइनस का 5 है तो क्या लिखेंगे? प्लस का 5 लिख देंगे भाई। ठीक है ना, तो आपने देखा 0 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 0 तो सेट के अंदर आएगा। उसके बाद आप प्लस का 1 रखें, प्लस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस के 1 का मोड क्या आएगा? प्लस का 1 ही आएगा। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये नंबर 2 से छोटा है। इसने यही तो बोला है, जो छोटा होगा वो बिलोंग करेगा, लेस होगा जो, तो 1 भी बिलोंग करेगा। उसके बाद हम देखते हैं -1 रख के, तो -1 रखेंगे तो लेस देन 2, और -1 का की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस का 1 जो है वो 2 से लेस होता है, तो ये नहीं लिखेंगे। नंबर तो ये रखा था ना हमने, तो क्या लिखेंगे? -1। यानी कि आपका जो ए सेट है वो क्या बन गया है? पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, तो -1, फिर क्या लिखेंगे? 0, और फिर क्या लिखेंगे? प्लस का 1। तो ए सेट आपके पास ये बन गया। बी सेट यहां पर ये था, तो आप देख सकते हैं 0 हमारी ए सेट में तो है, लेकिन बी सेट में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 0 इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। सेम वही है, इक्वल सेट बताना है आपको। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 4 है भाई। एक सेट है आपके पास, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा दिया हुआ है नीचे। चारों को चेक करना है, तो इन दोनों को तो हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इनको तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये दोनों तो कैसे हैं? इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है और उसमें भी 1 2 3 है। पोजीशन आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है,
लेकिन ये आपको किस में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी, तो इसको हम करेंगे सोल्व। और कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 10th क्लास में करते थे भाई, तो x² - 2x + 1 = 0 कैसे करते थे 10th क्लास में, प्रोडक्ट देखते थे, प्रोडक्ट क्या होगा यहां पर, तो प्रोडक्ट किसका देखते थे, x² के कोएफिशिएंट का कितना है 1, और इनटू में कांस्टेंट टर्म कितनी है प्लस का 1, तो कितना आएगा 1, और सम देखेंगे, सम कितना आएगा यहां से, x का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो सम कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 1 प्लस का और सम क्या होना चाहिए -2। तो ऐसे दो नंबर देखिए आप, तो क्या हो जाएगा भाई 1 1 नहीं हो जाएगा, 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और माइनस का 1 1 होगा। ठीक है, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा -2। तो क्लियर है बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास x² फैक्टर क्या आए थे, इसके फैक्टर बनाते हैं हम, पता है ना आपको, तो इसके बनाते हैं, तो -1 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिखेंगे x + 1 और =0। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है और लास्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है, तो यहां से कॉमन है x, क्या बचेगा x -1, इसमें कॉमन है -1, तो क्या बचेगा x -1 और क्या हो गया 0। x -1 क्या हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो यहां से बचा x और यहां से भी क्या बचा -1 और क्या हो गया भाई 0। 1 by 1 0 के इक्वल रखेंगे, x -1 = 0, तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, x -1 = 0, तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक ही नंबर डबल बार आ गया है, यानी कि ये वाला सेट आपका क्या बन गया 1 1 बन गया भाई। ठीक है, 1 1 ये सेट भी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अभी इसका नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहां पर है क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पहले इसकी जीरोज निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, थोड़ा स्पेस कम है, स्पेस निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। तो करते हैं इसको सोल्व भाई हम। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पहले इसकी एक जीरोज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक होती तो सीधा सिंप्लीफाई कर सकते थे जैसे इसको किया। अब ये है एक क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं समझ लेते हैं आज। तो x³ माइनस क्या है हमारे पास 6x², और साथ ही क्या है प्लस का 11x और माइनस का 6 और क्या है 0। देखिए क्यूबिक इक्वेशन हो या इससे ज्यादा डिग्री में भी आ जाए, बायो क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब डिग्री 4 हो, इसकी डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, इसलिए क्यूबिक बोल रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी कोई एक जीरोज निकालनी पड़ेगी। अब जीरोज क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर उसका रिजल्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो वो कैसे निकालते हैं, अपनी तरफ से हम 1 by 1 एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लस के 1 से, तो x = प्लस का 1 रखते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही x के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 11, x की जगह 1 और -6 और =0। जहां भी x था वहां पर मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, -6 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा 1, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 11 और -6 और =0। तो यहां से 1 हो गया, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 11 -6 =0। तो प्लस का 11 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 12 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 और =0। 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, तो 0 = 0। देखिए LHS साइड और RHS साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 1 होगी वो इसकी एक जीरोज होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x = 1 इज ए जीरोज ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 11x और -6 = 0। तो x = 1 जो है इस पोलिनोमियल की एक जीरोज है। ठीक है भाई, और x 1 0 है, x की वैल्यू 1 इसकी जीरोज है, तो 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या लिखूंगा x - 1। अब ये क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 = 0। ठीक है, और ये अगर फैक्टर है तो इसको कंप्लीट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई हमारे पास, ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। और ये सेट आया था हमारे पास, इसको जब हमने सोल्व किया था इस वाले को, तो हमारे पास क्या आया था 1 1 आया था भाई। ठीक है, याद रखना। अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा x³ माइनस 6x²
प्लस 11x और माइनस 6। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है भाई, ठीक है। तो किस पे जाएगा? पावर देख ले आप, यहाँ पर है x क्यूब और यहाँ पर क्या है x। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, दो पावर का डिफरेंस है, यानी कि x स्क्वायर पे जाना चाहिए। या फिर इसका एक तरीका और भी है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखे हैं आप रफली और अपोन में इसकी फर्स्ट टर्म लिख ले, ठीक है। तो एक पावर कट गई, कितनी बची? 2 बची ना। तो किस पे जाएगा? x स्क्वायर पे जाएगा। तो x स्क्वायर से सोल्व करते हैं, तो x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? x क्यूब। x स्क्वायर को 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे भाई, माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गई? कैंसिल। अभी आप देखेंगे कि माइनस का 6 है और प्लस का कितना है? 1। तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा और प्लस का कितना हो गया है? 11x, ठीक है। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर से ऐसे ही चेक कर लो, माइनस 5x स्क्वायर पहली टर्म पहली लिखनी होगी केवल, और इसकी भी फर्स्ट। तो अपोन में आ जाएगा x की एक पावर कट गई, कितना बचा? माइनस का 5x। तो माइनस के 5x पे जाएगा भाई। इसको माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसकी एक इसकी डबल हो जाएगी ना। और माइनस 5x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 × 5 और क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वल एंड अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 11 है और माइनस का है 5, तो प्लस का क्या बचेगा? 6x, और ऊपर से माइनस का क्या उतार लेंगे? 6। फिर से चेक करेंगे ऐसे ही, इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे आप और अपोन में इसकी फर्स्ट। तो आप देखेंगे x क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? 6 बचा। सॉरी ये लिखना भूल गए थे, सेकंड पे किस पे गया था? माइनस के 5x पे गया था, ठीक है। और अभी किस पे जा रहा है? 6 पे जा रहा है भाई, साथ साथ लिखते रहना। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 6x और माइनस 6। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। और ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने क्या किया, जो क्यूबिक इक्वेशन थी उसका एक फैक्टर तो हमने पुट करके निकाल लिया भाई, और बाकी इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? क्वाड्रेटिक में। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई ना आंसर में, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? फैक्टराइज। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 6। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, अभी बताया था 1 × 6 क्या होना चाहिए? 6। और सम कितना होना चाहिए? -5। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो क्या होगा आपके पास? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 और 2 हो गए ना फैक्टर, माइनस का 3 और माइनस का ही 2, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? तो फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है? x। तो यहां से बचेगा x और यहां से क्या बचेगा? माइनस का 3। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x। बाहर माइनस का साइन कॉमन किया है तो अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज। प्लस का साइन है, किसका आएगा? माइनस का, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। x माइनस 3 क्या हो जाएगा भाई? कॉमन। तो x माइनस 3 कॉमन, यहां से अब मिला x और यहां से क्या मिला? -2, और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो 2 जीरोस तो ये आ गई भाई, x की डबल वैल्यू तो ये आ गई, 2 तो ये आ गई, और 1 यहां पर आ चुकी थी आपके पास, क्योंकि डिग्री 3 थी ना, तो फैक्टर भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। डिग्री यहां पर 3 है तो फैक्टर भी 3 होंगे, और जीरोज भी कितनी होगी? 3। तो 1 तो यहां पर आ गई थी, ये सेकंड आ गई और ये थर्ड आ गई। तो अभी इसको बना देते हैं हम एक सेट अपना। तो पहला क्या आया? 1, फिर 2 और फिर 3। अब आप मैच करा के देखें तो आप देखेंगे ये 1 2 3 है, ये भी आपका 1 2 3 है, और ये भी क्या आया? 1 2 3। अभी सोल्व किया ना, ये भी क्या आया? 1 2 3। लेकिन ये वाला जो था ये आया था आपका 1 1। क्या आया था ये वाला? ये यहां पर लिख दिया था मैंने, ठीक है। ये क्या आया था? 1 1। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो आपका इक्वल है, लेकिन सेकंड क्या है? डिफरेंट है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।